कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ब्रिजेश सर, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। और गैस मैंने अब आपको YouTube पर अंग्रेजी सिखाने का कमिटमेंट किया है और मैं नियमित एक एक चैप्टर लेके आपके साथ आ रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे जो वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके सीखने के क्रम में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो आइए, आज का हम अभी बेसिक ग्रामर का हमारा क्रम चल रहा है और इस क्रम में हमने अभी बी वर्ब और सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच आदि के वीडियोस अपलोड किए थे जिन पर आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लगातार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम अब बेसिक ग्रामर के इस क्रम में आज का चैप्टर मॉडल वर्ब्स लेकर आए हैं। इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग दोस्तों व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है और बेहतर अंग्रेजी बोलने के लिए या अंग्रेजी को कुशलतापूर्वक लिखने के लिए, अच्छे अंकों से परीक्षाओं को पास करने के लिए आपको मॉडल वर्ब्स का कंप्लीट प्रयोग आना ही चाहिए। यह बेहद आसान होती हैं और इनसे छोटे से बड़े स्ट्रक्चर्स आसानी से बन जाते हैं। खासकर सामान्य बोलचाल में तो इनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो जो छात्र मेरे क्लास 10th या 12th के यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, उन्हें खास रूप से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि ट्रांसलेशन में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स यानी कि विशिष्ट क्रियाएं या आदर्श क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? आदर्श या विशिष्ट क्रियाएं। ये वे क्रियाएं होती हैं जो सामान्यतः अपने वाक्य में आए हुए कर्ता के नंबर, पर्सन और जेंडर से सरोकार नहीं रखती हैं, यानी उनसे ऊपर होती हैं, परे होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनके बंधन में नहीं बंधी होती हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स की फर्स्ट विंग को मैंने सेंटेंस चैप्टर में जो वीडियो मैंने सेंटेंस का डाला है उसमें बताया आपको कि जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं वो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से इंगेज्ड होती हैं, इंटेंगल्ड होती हैं, वो उनसे बाहर नहीं। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर आदि जो क्रियाएं होती हैं वो पर्टिकुलर पर्सन नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे ही का प्रयोग करते हैं, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही और सी। अब ये इसके साथ हम प्राइमरी वर्ब इज का प्रयोग करते हैं पास्ट प्रेजेंट में और वाज का प्रयोग करते हैं पास्ट में। गौर करिएगा, ही के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, हम ही के साथ एम का प्रयोग नहीं करते हैं। देखा आपने, वो पर्टिकुलर है, आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करते हैं, वो एक एक के साथ। बट हेल्पिंग वर्ब की ही इस दूसरी बेटी मॉडल वर्ब का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये फ्रीलांसर टाइप की है। ये क्रियाएं स्वतंत्र विचारधारा वाली क्रियाएं होती हैं। इनको आप किसी भी नंबर, पर्सन, जेंडर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितनी होती हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हम विल से शुरू करते हैं। विल इसी का एक रूप होता है। हम इसे कंप्लीटली पास्ट रूप भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम फ्यूचर में भी करते हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। गौर करेंगे तो विल का एक रूप होता है वुड, दूसरी क्रिया है सेल और सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। तीसरी क्रिया है कैन जिसका एक रूप होता है कुड। ये कंप्लीटली पास्ट में प्रयोग किया जाता है। हालांकि आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में इसको प्रेजेंट में भी प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बताएंगे। चौथी क्रिया है मे जिसका प्रयोग आप बोलचाल में बहुत ज्यादा करते हैं। जब भी आप क्लासरूम में आते हैं तो कहते हैं सर मे आई कम इन सर, मे आई सिट, मे आई गो आउट, इजंट इट। तो मे इसका पास्ट रूप होता है माइट। इसके बाद पांचवी क्रिया मस्ट, देन कम्स डेयर, नीड, यूज्ड टू तथा आट टू। ये कुल संख्या में 13 दिखाई दे रही हैं। इनके अलावा बोलचाल में हम अन्य 5 क्रियाओं का भी प्रयोग बतौर मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे शुड हैव, शुड के साथ हैव का प्रयोग कर लिया, देन कुड हैव, मस्ट हैव,
वुड हैव, देन ऑट टू हैव। अब इनके प्रयोग की बात, यानी कि एक तरह से देखें तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर में इन 13 क्रियाओं को ही पढ़ा करते हैं, बट इन 5 को भी मॉडर्न ग्रामर में पढ़ना है, यानी कि कुल 18 मॉडल वर्ब के रूप में आप पढ़ने वाले हैं 18 क्रियाओं को। अब इनके प्रयोग की बात करें, इनका एक सेट पैटर्न होता है दोस्तों। पैटर्न क्या है? जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको ट्रांसलेशन बताते समय बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो 3 एलिमेंट से होता है। सेंटेंस में सबसे पहले प्रधानता होती है सब्जेक्ट की, देन कम्स वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। इन तीनों के मिलने से वाक्य कंस्ट्रक्ट होते हैं, वाक्य बनते हैं और वाक्य को ही हम लिखते, पढ़ते तथा बोलते हैं। अब हमने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक इनके बाद ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये कहीं भी कॉमनली गौर करिएगा, ये सभी के सभी कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होती हैं। इसके बाद जो वाक्य का मेन वर्ब होता है हम उसको रखते हैं एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। बात एक एक के व्याख्या की करें तो हम सबसे पहले विल की बात करें। विल का प्रयोग कब कब कहां कहां होता है ये जाने तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि विल और सेल इन दोनों बहनों का प्रयोग, हम इनको फेमिनिन जेंडर कहते हैं इसलिए हम इसे बहनें कह रहे हैं, तो गौर करेंगे इन दोनों का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। पहली बात, इन दोनों का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। मैंने आपको बताया था कि हम क्रियाओं का, समस्त क्रियाओं को 3 कालों में बांटे हुए हैं, जिन्हें क्रमशः हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस में जिनके अंत में आमतौर पे गा, गे, गी दिया होता है उनमें सेकेंड और थर्ड पर्सन। अब क्या आपको पर्सन क्लियर है? मैंने प्रोनाउन में बताया था आपको, फिर एक बार रिमाइंड करा दे कि सेकेंड पर्सन यानी यू को हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, कर्ता कहेंगे, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, इन 3 को सिंगुलर और दे को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में या प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया करते हैं फ्यूचर टेंस में। जैसे मुझे कहना हो कि आप अंग्रेजी सीखेंगे, तो अब इस वाक्य का अंग्रेजी करना हो, अनुवाद करना हो, तो सबसे पहले आपकी अंग्रेजी हम यू लिखेंगे और फिर मॉडल वर्ब विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यू विल। फिर सीखना, सीखना की अंग्रेजी आप लर्न लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे अदर वर्ड्स में इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखेंगे। आप गोरखपुर जाएंगे तो यू विल गो टू गोरखपुर, ऐसे आप बनाएंगे। अच्छा, थर्ड पर्सन की बात करें, मैं कहूं कि वह मेरी मदद करेगा, he will help me, क्लियर है? he will help me। राधा गीत गाएगी तो राधा will sing a song। शहनाज मुंबई जाएगी तो शहनाज will go to मुंबई, शहनाज will go to मुंबई। वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। अब इन वाक्यों में, इस वाक्य में देखेंगे कि वे लोग यानी एक से अधिक लोग हैं, तो दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। इस तरह आपने देखा कि थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। ये तो कॉमन रूल हुआ, बेसिक रूल हुआ। इसमें एक और बात आगे आएगी जो हम बाद में चर्चा करते हैं। विल के बाद आता है नंबर वुड का। दूसरी क्रिया है हमारी वुड। वुड का प्रयोग हम आम तौर पे कब करते हैं? हालांकि ये व्यापक टॉपिक है, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आने वाले समय में आपको अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुड का प्रयोग बताया जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आगे चल के इसका प्रयोग बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं कि वुड का प्रयोग हम विल के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। कब करते हैं? तो एक केस तो ये होता है कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, जैसे मैंने कहा कि राधा ने कहा कि सलमान शादी करेगा, गौर करिए, या रेखा ने कहा सलमान शादी करेगा,
तो यहां पे हम लिखते हैं रेखा सेड, रेखा सेड। क्या कहा रेखा ने कि सलमान शादी करेगा, दैट सलमान वुड मैरी। गौर करेंगे, सलमान वुड मैरी। क्यों वुड लगाएंगे, क्यों यहां विल नहीं लगाएंगे? तो ध्यान रखिए, हमारा ये पोर्शन ऑलरेडी पास्ट में है, यानी प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट में होता है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसे भी हम पास्ट में रखते हैं। नरेशन चैप्टर में यह नियम आपको पढ़ाया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में ही रखा जाता है। तो एक तो वुड का प्रयोग यहां होता है। दूसरा दोस्तों, वुड का प्रयोग आप किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो, प्रस्ताव देना या फिर कुछ ऑफर करते हैं तब किया करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करोगे? क्या आप मेरे संग घूमने चलना पसंद करेंगे? क्या आप यह कहानी मुझे सुनाना पसंद करेंगे? तो यहां पे हम एक तो ऑफर दे रहे हैं कि क्या आप मेरे संग एक कप कॉफी पिएंगे या एक कप कॉफी लेंगे? तो यहां पे हम वुड से ऑफर करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? इस प्रकार आप वुड का प्रयोग कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ मी? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वुड यू लाइक टू सीट हियर? क्या आप यहां बैठना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गिव मी योर कार? क्या आप मुझे अपनी कार दोगे? इस प्रकार आप वुड का प्रयोग ऑफर के लिए करते हैं। इसी वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, खासकर जब हम इमेजिनरी कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि काल्पनिक शर्तों की बात करते हैं। जैसे हम कहें कि यदि मैं जादूगर होता तो आपको पलक झपकते अंग्रेजी सिखा देता, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। एक तरफ मैं पक्षी होता यानी एक कल्पना है, मैं जादूगर होता इट मीन्स कि मैं जादूगर नहीं हूं, तो मैं आपको तो ऐसे वाक्यों में, इन केसेस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन प्लीज। हम वुड का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं? तो आप गौर करोगे कि इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहां पे वुड का प्रयोग आप देख रहे हैं। ये तीसरा प्रयोग है वुड का, वुड से संबंधित, जो हम इस रूप में करते हैं। ओके, फिर आते हैं हम तीसरी क्रिया पे, मॉडल पे। इसका नाम है सेल। सेल क्रिया का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में आई को सिंगुलर और वी को प्लूरल माना जाता है। कुल दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। याद रखेंगे, इनको ग्रामर की भाषा में हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, तो आई शैल टीच यू इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो वी शैल स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? आई शैल, वी शैल, इन दोनों के साथ सेल का प्रयोग नॉर्मली करते हैं। ओके, एक एक्सेप्शनल कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि यदि फ्यूचर टेंस के वाक्यों में अवश्य अथवा जरूर शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उनको इंग्लिश में अनुवाद करते समय हम उनकी पर्सनल जो अंग्रेजी है मस्ट को इग्नोर करते हैं, और तब ऐसी दशा में हम जहां विल का प्रयोग किया जाना है वहां सेल का प्रयोग करते हैं, और जहां सेल का प्रयोग करना है वहां विल का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैं यही बात कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी अवश्य सिखाऊंगा, अब मैं उसको इम्फेसाइज कर रहा हूं। ये तीन कंडीशंस होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में थ्रेट यानी कि धमकी का भाव हो, या फिर कमिटमेंट हो, कोई वादा करना हो, या फिर डिटर्मिनेशन दर्शाया गया हो यानी दृढ़ता दर्शाई गई हो, दृढ़ निश्चय प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनके साथ विल के बदले सेल और सेल के बदले विल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि
मैं आपको अंग्रेजी जरूर सिखाऊंगा। तो अब यहां पे आई शैल के बदले हम जरूर या अवश्य के लिए विल का प्रयोग करेंगे। आई विल टीच यू इंग्लिश। हम लोग, गौर करेंगे, हम लोग गोरखपुर अवश्य जाएंगे। तो अब यहां पे हम लोग के साथ वी के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग किया जाएगा। वी विल गो टू गोरखपुर। दैट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। चौथी क्रिया होती है शुड। शुड का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन ये अलग अलग सेंस में होता है। पहला, यदि आपको किसी को कोई सजेशन देना हो यानी राय मशविरा देना हो तो आप इसका प्रयोग करोगे। दूसरा, यदि किसी वाक्य में मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो, मोरल ड्यूटी की बात हो यानी नैतिक कर्तव्यों को दर्शाया गया हो, तब भी आप शुड का प्रयोग करेंगे। तीसरा, जिन वाक्यों में लेस्ट का प्रयोग होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो उनमें आप शुड का प्रयोग करते हैं कर्ता के बाद। यह नियम है। जिन वाक्यों में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना हो, जिम्मेदारी का भाव हो, उनमें भी शुड का प्रयोग करते हैं। हम एक एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं सलाह की, राय की। मैं कहूं कि आपको नियमित अंग्रेजी सीखना चाहिए, नियमित सीखना चाहिए। आपको सुबह जगना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। आपको सुबह जगना चाहिए। तो यू शुड, गौर करेंगे सब्जेक्ट हमारा यू, अब यहां पे शुड का प्रयोग कर लेंगे हम। मॉडल वर्ब हमारी शुड है, तो यू शुड लर्न इंग्लिश डेली या रेगुलरली। यू शुड लर्न इंग्लिश रेगुलरली। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। राधा को खाना पकाना चाहिए। राधा शुड कुक फूड। पलक को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। पलक शुड टीच इंग्लिश। दूसरी तरफ इसी शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नैतिक कर्तव्य कौन कौन से? जैसे किसी वाक्य में कहना हो कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सिंपली हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। दूसरी तरफ मैं कहूं कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री। हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहूं कि मुकेश को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। मुकेश शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ जा रहा होगा। मैंने पैटर्न पहले ही लिख दिया है। समस्त मॉडल वर्ब्स के लिए सेम पैटर्न का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे जो भी हो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेम होगा। आइए शुड का तीसरा प्रयोग देखते हैं। जिन वाक्यों में दोस्तों कहीं ऐसा न हो दिया होता है या प्रयोग किया गया हो, उनमें कर्ता के बाद शुड जरूर आएगा। और कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए लिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कठिन परिश्रम करिए। कहीं ऐसा न हो कि अनुत्तीर्ण हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कर करिएगा यू शुड फेल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां शुड को मिस कर देता है, या फिर शुड के बदले वुड या कुड को दे देगा और फिर कहेगा कि आप कॉमन एरर, इसमें एरर को डिटेक्ट करिए। बड़ी परीक्षाओं में, बैंक, एसएससी, रेलवे में इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो इसके लिए अभी आप न्यू बना लें कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि लिस्ट का पेयर होता है शुड। जहां लिस्ट आएगा वहां शुड आएगी। ओके, हम कहें धीमे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। जरा तेज चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए, हमारी ट्रेन छूट जाए। तो मार्च फास्ट, मूव फास्ट, रन फास्ट। लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, वी शुड मिस द बस। ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो शुड के बाद हम लोग आगे
इसी शुड का एक चौथा प्रयोग भी होता है। मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। हम जनरली अनुमति लेने देने के लिए मे का प्रयोग बचपन से ही कर रहे हैं। नर्सरी में आपने पढ़ा, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सिट सर, इजंट इट। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में अनुमति लेने के लिए हम शुड का प्रयोग किया कर रहे हैं वर्तमान समय में, और शुड का प्रयोग सोफिस्टिकेटेड माना जा रहा है, यानी कि और भी बेहतर माना जा रहा है। जब हम किसी को आदर का भाव दे रहे हैं तो शुड से आदर दिखाया जाता है। जैसे हमने कहा कि क्या हम अंदर आ जाएं या मैं अंदर आ जाऊं, ये कहना है, तो जो आप मे आई कम इन कहा करते थे, अब उसको थोड़ा और रेक्टिफाई करके शुड आई कम इन, शुड आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, क्या अब हम जाएं, शुड वी गो नाउ, शुड आई गो, शुड आई डू दिस। इस प्रकार गौर करना है कि शुड का ये प्रयोग परमिशन मांगने के लिए या परमिशन ग्रांट करने के लिए सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही हो रहा है, आई तथा वी के साथ, अन्य के साथ नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सेल और शुड के बाद अगली क्रिया है कैन। दोस्तों, इन सभी 18 वर्ब्स का प्रयोग हम एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये ज्यादा हैवी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए हम दूसरे पार्ट में शेष सभी मॉडल्स को एक साथ लेके आते हैं। तब तक के लिए आप इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग रिवाइज कर लेंगे, और यदि आपके पास अपनी डायरी और पेन है तो इन सभी को एक जगह नोट भी कर लेंगे। सिर्फ वीडियोस पर नहीं डिपेंड करेंगे, अपना एक पर्सनल डायरी बना लेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था जब मैंने क्लासेस शुरू किया था यूट्यूब पे, और इसके साथ ही उसमें डायरी में नोट करते चलेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं आप अपने हाथ से खुद अपना नोट बनाइए, वो बेहतरीन नोट्स होगा। बाकी का हम मैटर आपको देते रहेंगे, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने क्लास के अन्य बच्चों, अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब करना, आपका एक शेयर करना मेरे कॉन्फिडेंस को कई गुना बूस्टअप करता है, और मैं अपने व्यस्ततम शेड्यूल से भी समय निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए विवश हो जाता हूं। और मैं नियमित कंप्लीट इंटायर जो इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, साथ में स्पीकिंग कोर्स, क्लास 10th और 12th के पर्पज से जो भी ग्रामर का कोर्स है, वो सभी मैं आपको क्रमिक रूप से देने वाला हूं, और आपकी अंग्रेजी को बेहतरीन कर देने वाला हूं। ये मैंने खुद से कमिट किया है, और अपने हजारों बच्चों से जो अब तक यहाँ पढ़ते रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हैं, उनके लिए भी। और एक बात और आपके साथ शेयर करना, मैं जल्द ही लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, यानी मार्च फर्स्ट वीक से अब आप हमसे लाइव जुड़ के लाइव क्लास भी पा सकते हैं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।